हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं द कोल्ड वॉर एरा फ्रॉम आवर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक ऑफ क्लास 12th। ठीक है। सो ये जो चैप्टर है ये हमारा चैप्टर 1 है, जो कि CUET और बोर्ड्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एज वी ऑल नो कि ये चैप्टर हमारा पिछले साल के लिए डिलीटेड था बोर्ड्स के लिए, लेकिन ये CUET में फिर भी आ रहा है। ठीक है। सो जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, आप एक बार बस इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट रीड आउट कर सकते हो एनसीईआरटी बुक को। एंड CUET वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी को खोलने की भी। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। सो एज वी ऑल नो कि हमारी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो हमारी 1914 से 1918 तक चली थी। ठीक है। जो पहला विश्व युद्ध था वो हमारा कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक। और हमारी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो हमारी चली 1939 से 1945 तक। ठीक है। यानी कि पूरे 6 साल तक हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध चला। और ये जो दूसरा विश्व युद्ध था, इसके बाद, इसके ख़त्म होने के बाद 1945 में हमारा क्या हुआ? USA, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं, ठीक है, और USSR, सोवियत संघ, ये दोनों एक महाशक्तियाँ निकल कर आई, यानी कि 2 सुपर पावर्स हमारे पूरे विश्व में रह गई। ठीक है। अब जो USA है, USA की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड USSR की फुल फॉर्म है हमारी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है। इसमें फुल फॉर्म भी आ सकती है, जैसे कि CUET में अगर आप MCQs वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USSR। सो यू हैव टू नो कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसको हम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद USA जो है, इन्होंने अपनी क्या कर ली? एक वेस्टर्न अलायंस बना ली, यानी कि पश्चिमी गठबंधन बना लिया। और USSR ने अपनी क्या बना ली? ईस्टर्न अलायंस बना ली, यानी कि पूर्वी गठबंधन। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों की आइडियोलॉजी की बात करें, सो जो USA है वहाँ पर चलती है लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र, और कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, जिसमें जितना भी कंट्रोल होता है रिसोर्सेज का और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में होती है, यानी कि प्राइवेट पीपल्स के हाथ में होती है। ठीक है। निजी क्षेत्र के हाथ में होती है। और अगर हम बात करें USSR की आइडियोलॉजी की, तो USSR में क्या होता था? सोशलिज्म चलता था और कम्युनिज्म चलता था, यानी कि समाजवाद में क्या होता है? जितनी भी प्रॉपर्टीज़ या फिर जो भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी किसके कंट्रोल में होती है? स्टेट के कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। ओके। इसके बाद आता है हमारा क्यूबन मिसाइल संकट, यानी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था? सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्यूबा था क्या, तो क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। ठीक है। और इसके संबंध किससे ज़्यादा अच्छे हैं? USSR से अच्छे संबंध है इसके, बट ये किससे ज़्यादा पास ये USA की है। ठीक है। तो जो USSR है ये इसको क्यूबा को प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक एड। ठीक है। यानी कि वित्तीय भी इसकी हेल्प करता है, यानी पैसे से रिलेटेड, और कूटनीतिक यानी कि स्ट्रेटेजी वाइज और ये सब, इन सब चीज़ों में भी क्यूबा की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारा USSR। ठीक है। अब क्या दिक्कत आई? अब अप्रैल 1961 में जो लीडर्स थे USSR के, वो बहुत ज़्यादा डर में थे, मतलब वो वरीड थे कि कहीं जो USA है वो इन्वेड ना कर दे, यानी कि हमला ना बोल दे क्यूबा पे। ठीक है। और क्यूबा क्या है? क्यूबा एक कम्युनिस्ट रूल्ड कंट्री है। जो USSR में आइडियोलॉजी चलती है वही सेम आइडियोलॉजी हमारी क्यूबा में भी चलती है, तो इस वजह से ये दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। ठीक है। अब क्यूबा का जो प्रेसिडेंट था वहाँ पे उस टाइम पे कौन था? फाइडल कैस्ट्रो, याद रखना है, 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है। तो क्यूबा का जो प्रेसिडेंट था वो था फाइडल कैस्ट्रो। तो उनको डर लग रहा था USSR वालों को कि कहीं ये लोग USA वाले इस पर हमला करके इसको हटा ना दे प्रेसिडेंट को। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? अब जो निकिता खुर्शेव क्या थे उस टाइम पे? लीडर थे सोवियत यूनियन के। ठीक है। याद रखना ये चीज़ भी। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने कन्वर्ट कर दिया क्यूबा को एक रशियन बेस में। ठीक है। रशियन बेस यानी कि रूस का एक सैनिक अड्डा बना दिया। ठीक है, एक तरीके से। और कब बनाया? ये 1962 में। याद रखना है कि क्यूबन मिसाइल अगर आपका आ गया तो आपको 61 एंड 62 ये जो ईयर है ये याद रखने की, कब हुई थी? 61-62 में हुई थी। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? वहाँ पर अड्डा बना दिया उसको, सैनिक अड्डा, और वहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल्स रखवा दी। ठीक है। यानी परमाणु जो मिसाइलें होती हैं वो वहाँ पर रखवा दी। अब क्या हुआ? 3 हफ्ते बाद जो अमेरिकन थे उनको इस चीज़ के बारे में पता चला कि ऐसा ऐसा करा है सोवियत यूनियन ने। ठीक है। तो अमेरिकन को पता चला, तो वहाँ पर क्या हुआ? जो US प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उस टाइम पे, जॉन F कैनेडी। कौन थे? जॉन F कैनेडी। इन्होंने ऑर्डर दे दिया अमेरिकन वॉरशिप्स को। वॉरशिप्स होती हैं जो लड़ाई के टाइम पे जहाज वहाज यूज़ करे जाते हैं ना, पानी वाले, उनको हम बोलते हैं वॉरशिप्स। ठीक है। तो अमेरिका की जो वॉरशिप्स थी उनको ऑर्डर दे दिया कि आप लोग क्या करो? सोवियत शिप्स को रोको। कहाँ आने से? क्यूबा आने से। ठीक है। और इस तरीके से इन्होंने डायरेक्ट लड़ाई नहीं करी, और एक हम कह सकते हैं नेगोशिएशन टाइप हो गया। और जो सोवियत शिप्स थी उन्होंने क्या कर दिया? अब स्लो डाउन हो गए वो
उन्होंने अब ये जो मिसाइलें वाला चक्कर चल रहा था इसको रोक दिया, ठीक है। इसी को ही हम बोला जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो कि एक बहुत ही फेमस क्राइसिस है, जिसके बाद जो एक हम कह सकते हैं नींव थी हमारी कोल्ड वॉर की, शीत युद्ध की, ठीक है। ओके, सो एक बार अगर हम रिवीजन करें, सो ये है हमारा यूएसए, ठीक है। यूएसए के जस्ट बहुत पास में क्यूबा है, ठीक है। तो क्यूबा में 1961 में क्या हो रहा था, इनको डर सता रहा था यूएसएसआर वालों को कि कहीं जो यूएसए है, क्योंकि यूएसए इसके बहुत पास है, ठीक है, तो कहीं जो यूएसए है वो इस पर हमला ना बोल दे, ठीक है। तो इसलिए जो यूएसए था उसने क्या करा, अपनी शिप्स भेजी और यहाँ पर मिसाइलें लगवा दी, ठीक है, बहुत सारी। अब यूएसए को इसके बारे में पता चला, तो यूएसए ने क्या करा, यहाँ पर ब्लॉकेज कर दी और अपनी शिप्स को भेजकर कि ये अब आगे इनके शिप्स ना आ पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने डायरेक्ट वॉर भी नहीं करी इनके साथ, युद्ध भी नहीं लड़ा कि इन्होंने भाई ऐसे कैसे कर दिया, मिसाइलें कैसे लगवा दी वहाँ पर, ठीक है। तो युद्ध भी नहीं लड़ा और सिंपल सा ये जो हमारा जो सिस्टम था इसको सुलझा भी लिया यूएसए वालों ने, ठीक है। तो इसी को ही हम बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और आपको याद रखना है कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी वो क्या थी, हाई पॉइंट था कोल्ड वॉर का, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आ गया कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो आप लिखोगे क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ओके। सो इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर, कि असलियत में ये जो शीत युद्ध है ये था क्या, ठीक है। सो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे कि मैंने बताया कि 1939 में शुरू हुई थी एंड 1945 में ख़त्म हुई थी। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध था, ये हमारी दो फोर्सेस के बीच में लड़ा गया था। एक थी हमारी अलाइड फोर्सेस और दूसरी थी हमारी एक्सिस फोर्सेस, ठीक है। अलाइड मीन्स होता है मित्र और मित्रीय ऐसे कुछ करके पावर्स, ठीक है, एंड एक्सिस मीन्स धुरी पावर्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई थी। अब जो अलाइड फोर्सेस थी इसमें हमारा यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस थी, ठीक है। और जो एक्सिस पावर्स थी इसमें हमारी जापान, जर्मनी एंड इटली थी, ठीक है। अब इन दोनों में से जो वॉर थी वो किसने जीती थी, अलाइड फोर्सेस ने जीती थी, ठीक है। इनको यहाँ पे विक्ट्री मिली थी और ये हार गए थे, ठीक है। आप इसको याद भी कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि देखो अलाइड में कितनी ज़्यादा मतलब जो वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ALLIED, तो जो ज़्यादा होंगे, और यहाँ तक कि इसमें 4 वो थी कंट्रीज़, तो जो ज़्यादा होते हैं वही जीतते हैं। तो इसलिए अलाइड फोर्सेस हमारी जीत गई थी, ठीक है। जैसे ही हमारा जैसे ही हमारा जो विश्व युद्ध था, सेकेंड विश्व युद्ध, वो ख़त्म हुआ, ठीक है, वैसे ही क्या हो गई, शीत युद्ध शुरू हो गया। क्योंकि अब क्या बचे, ये यूएसए और सोवियत यूनियन, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ निकल कर आई, क्योंकि इनको तो बहुत सारे नुकसान झेलने पड़े। ये तो वैसे ही हार गए थे, तो ये तो वैसे ही पिछड़े हो गए। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन यूएस और सोवियत यूनियन जो था ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बनकर निकल गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और यहीं से हमारी शुरुआत हुई शीत युद्ध की, ठीक है। सो अगर कोई पूछे कि सेकेंड वर्ल्ड मतलब जो शीत युद्ध था उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो वो हमारी शुरुआत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1945 में, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर। ये हमारी ख़त्म कब हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी ख़त्म हुई जब यूएस ने क्या करा, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिए, यानी कि 2 न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़े जापानीज़ सिटीज़ में। एक थी हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। ये एक बहुत ही फेमस इवेंट भी था जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी दो जो हमारी जगहें थी जापान में, इन्होंने क्या फेस करा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, न्यूक्लियर बॉम्ब का जो डिस्ट्रक्शन होती है वो फेस करी थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो बॉम्ब फेंके गए थे, सो एक नंबर में आ सकता है हिरोशिमा में उन्होंने बॉम्ब फेंका था लिटिल बॉय नाम से, ठीक है। मतलब एक कोड नेम रख देते हैं हम किसी चीज़ का, जैसे कोई मिशन पे जाना होता है तो हम उसके पीछे कोड नेम रख देते हैं ना, कि जैसे कि अभी विक्रम कुछ एक फ़िल्म आई थी तो उसमें भी एक मिशन के पीछे नाम रख देते हैं कि ये वाला मिशन है। तो वैसे ही जो हिरोशिमा पर बॉम्ब फेंका गया था उसका कोड नेम था लिटिल बॉय, ठीक है। और ये 15 किलोटन तक की डिस्ट्रक्शन कर सकता था, ठीक है, मतलब इतनी इसने डिस्ट्रक्शन करी थी। और नागासाकी पर जो बम फेंका गया था वो था, उसका कोड नेम था फैट मैन, ठीक है। तो हिरोशिमा में जो फेंका गया था उसका था लिटिल बॉय, एंड नागासाकी में जो बम फेंका गया था उसका कोड नेम था हमारा फैट मैन, ठीक है, मोटा आदमी एंड छोटा लड़का करके आप याद कर सकते हो। और नागासाकी में जो फैट मैन नाम का जो बम फेंका गया था उसकी जो स्प्रेड था वो कितना था, 21 किलोटन तक था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, अगस्त 1945 में ये चीज़ फेंकी गई थी, ठीक है, मतलब ये बम फेंके गए थे वहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में, विच कैन बी कम इन 1 नंबर वाले उसमें आ सकता है कि कब फेंका गया था, अगस्त 1945 में, ठीक है। 1945 में हमारा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो उससे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। और अगस्त आपको डेट याद, मतलब ये मंथ याद रखना है, ठीक है। तो अगस्त 1945 में ये 2 बम फेंके गए थे हमारे हिरोशिमा और नागासाकी पे, और किसने फेंके थे, यूएस ने फेंके थे, ठीक है। और इन बम्स के नाम क्या थे, लिटिल बॉय हिरोशिमा पे, और फैटमैन किस पे फेंका गया था, नागासाकी पे, ठीक है। अब ये जो था इसमें हुआ क्या,
इन दोनों ने ही ये दोनों ही एक बहुत बड़ी बड़ी सुपर पावर्स थी, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते थे, ये लड़ाई नहीं करते थे, मतलब कि सीधा न्यूक्लियर वुक्लियर वाले लड़ाई नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं हो रही थी ऐसी लड़ाई शीत युद्ध के टाइम पे? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या था, अपरोध था, यानी कि रोक और संतुलन वाली एक नीति अपनाई हुई थी। अब देखो दोनों ही जो सुपर पावर्स थी, दोनों के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ठीक है। तो दोनों को पता है कि अगर मैं फेंकूंगा तो वो मेरे को नहीं छोड़ेगा, अगर वो फेंकेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो इस चक्कर में दोनों को ही पता था कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब से डिस्ट्रक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दोनों ही इस पक्ष में थे कि हम क्या करेंगे, लड़ाई नहीं करना चाहते थे ये दोनों ही, जो एक बहुत ही बड़ी मतलब एक वॉर हो जाती है तो वो नहीं करना चाहते थे। इस वजह से ये दोनों क्या करते थे, रोक और संतुलन की नीति अपनाते थे, ठीक है। रोक और संतुलन की नीति होती है अप्रोच, जिसे हम बोलते हैं, एंड इन इंग्लिश हम इसको बोलते हैं द लॉजिक ऑफ डेटरेंस, ठीक है। सो अगर हिंदी वालों को नहीं समझ आए तो आप लॉजिक ऑफ डेटरेंस से भी समझ सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता, ठीक है। दोनों के पास ही अच्छी खासी पावर है, तो कोई मतलब उसका रिजल्ट ही निकलेगा ऐसी वॉर का जिसमें दोनों के पास ही सेम पावर्स है, और अगर दोनों मतलब क्योंकि दोनों ही डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो कोई भी अगर विनर ही नहीं होगा तो फिर उस वॉर का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कोल्ड वॉर थी हमारी चलती रही, हॉट वॉर हमारी हुई नहीं, ठीक है, हॉट वॉर नहीं हुई हमारी। थर्ड टॉपिक इज एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। तो जब हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1945 के बाद, तो हमारी क्या चीज़ शुरू हो गई थी, कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, शीत युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है। अब ये जो शीत युद्ध शुरू हुआ, इसके बाद क्या हुआ, यूएसए और ये जो यूएसएसआर दो सुपर पावर्स थी, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रही थी। अब ये जो थे इन्होंने क्या कर लिया, दो कैंप्स बन गए थे एक तरीके से, और जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज होती थी, क्या करती थी, कुछ कंट्रीज जाके यूएसएसआर में मिल जाती थी और कुछ कंट्रीज जाकर यूएसए मिल जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुपिज्म हो गया था एक तरीके से, मतलब यूएसए वाले सोच रहे थे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज आए छोटी छोटी, और यूएसए वाले सोच रहे थे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज आए, ठीक है। अब इसमें ये जो टू कैंप्स बने, इसमें सबसे ज़्यादा एक हम कह सकते हैं जो यूरोप था वो इनमें से बहुत ही एक मेन कंट्री था, ठीक है। यूरोप का अच्छा खासा डिवीज़न हो गया था इन दोनों कैंप्स के बीच में। जो वेस्टर्न यूरोप था वो चला गया था यूएसए के अंडर, और जो ईस्टर्न यूरोप था वो चला गया था हमारा यूएसएसआर के अंडर, यानी कि सोवियत कैंप में चला गया था, ठीक है। इसीलिए हम वेस्टर्न यूरोप यानी कि पश्चिमी यूरोप और ईस्टर्न यूरोप यानी कि पूर्वी यूरोप, ठीक है। तो यूरोप का अच्छा खासा डिवीज़न हो गया, ये यूरोप है, इसका अच्छे से डिवीज़न हुआ था, वेस्ट वाला इधर चला गया और ईस्ट वाला इस तरफ चला गया, ठीक है। इसीलिए हम इसको वेस्टर्न अलायंस भी बोलते हैं, जो यूएस की अलायंस है उसको हम वेस्टर्न अलायंस बोलते हैं, और जो सोवियत संघ की यानी सोवियत यूनियन की जो अलायंस है उसको हम ईस्टर्न अलायंस बोलते हैं, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बाद क्या हुआ, जो वेस्टर्न अलायंस थी उन्होंने क्या बना लिया, नाटो बना लिया। नाटो की फुल फॉर्म है एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, ठीक है, टी से ट्रीटी और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाटो। सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बना ली। कब बनाई, अप्रैल 1949 में इन्होंने बनाई, ठीक है, यूएसए वालों ने। और इसमें टोटल 12 स्टेट्स जो थे वो शामिल थे, ठीक है, कितने, 12 स्टेट्स। और अगर हम बात करें यूएसएसआर की ईस्टर्न अलायंस की, तो ईस्टर्न अलायंस ने मिलकर क्या बनाई, वॉर्सो पैक्ट। पैक्ट मीन्स होता है संधि, ठीक है। तो 1955 में वॉर्सो पैक्ट बना लिया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नाटो बनाया था तो इनको भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ा। मिलिट्री अलायंस बोलते हैं वैसे इसको, वॉर्सो पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस थी हमारी यूएसएसआर की, और जो नाटो था वो मिलिट्री अलायंस थी हमारी किसकी, यूएसए की, ठीक है। सो इट इज बोथ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नाटो एंड वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। तो जो वार्सो पैक्ट था ये उन्होंने 1955 में बनाया, और ये इसीलिए बनाया था ताकि ये नाटो को रोका जा सके, मतलब कि ज़्यादा ये अपना जो इन्फ्लुएंस है वो ना कर सके पूरे के पूरे विश्व में, इसलिए यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट बनाया, ठीक है। अब ये जो यूरोप था ये एक मेन एरेना था किसका, कॉन्फ्लिक्ट के लिए, यानी कि इसकी वजह से ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में, ठीक है। अब क्या हुआ, जो यूएसए था इन्होंने क्या करा, ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, जिसको हम मिडल ईस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसमें अलायंस बना ली, ठीक है। और इन अलायंस का दो नाम रखे, एक था सीटो, सीटो की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो एस से साउथ, एस ई से बनता है साउथ ईस्ट, ए से एशियन, टी से ट्रीटी और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ठीक है, इसके लिए। और दूसरा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जिसको हमने बोला सेंटो, ठीक है, CENTO, सी से सेंट्रल, CE से पूरा प्लेस, CEN सेंट्रल, ठीक है, और टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारी दो ऑर्गेनाइजेशन बना ली यूएस ने। अगर ये भी क्वेश्चन आ गया कि सीटो और जो सेंटो है वो किसके अंडर में है, तो ये दोनों ही यूएस के अलायंस है, ठीक है, यूएस के जो गठबंधन है वो है, ठीक है। तो नाटो, सीटो, सेंटो ये सारे के सारे यूएस के अंडर आए, ओके।
अब जो यूएसए थे उसने अगर इतनी सारी अलाइंस बना ली, नाटो, सीटो, सेंटो, ठीक है, तो जो यूएसएसआर था वो भी कैसे पीछे रह सकता। तो यूएसएसआर ने भी क्या करा, नॉर्थ वियतनाम, याद रखना है, नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक, इनको लेकर क्या बना ली यूएसएसआर ने भी, यूएसएसआर और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यहाँ पर इनके साथ क्लोज रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए, यानी कि इनके साथ भी गहरे संबंध बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से क्या चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों के दोनों ही लगे पड़े हैं अपनी पावर्स को बढ़ाने में, अपने साथ और से ज़्यादा लोगों को ग्रुपिज्म करने में। होता ना, जिस ग्रुप में ज़्यादा लोग होते हैं उसकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस चलती है पूरी की पूरी हर जगह पर, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं गैंग बना रहे थे ये पूरी फुल ऑन। यूएसएसआर अपनी गैंग बनाने में लगा हुआ है और जो यूएसए है वो अपनी गैंग बनाने में लगा हुआ है, ठीक है। सो नाटो, सीटो एंड सेंटो कम अंडर यूएसए एंड वॉर्सो पैक्ट जो था वो पैक्ट था हमारा सोवियत यूनियन का। और इन्होंने किसके साथ अलाइंस बनाई, नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक, ओके। अब देखो, अब पहले क्या था, पहले जो चाइना था वो अच्छा खासा दोस्त बना हुआ था किसका, यूएसएसआर का, क्योंकि दोनों में ही क्या चलती थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चलती थी, यानी समाजवादी या साम्यवाद, व्हाटएवर यू कैन से, तो वो चीज़ें चलती थी। अब क्या हुआ, चाइना के साथ लड़ाई हो गई यूएसएसआर की, कब, 1950 और 1969 के टाइम पे, ठीक है। तो इन दोनों में लड़ाई हो गई, क्वारल मीन्स होता है लड़ाई करना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई चाइना और यूएसएसआर के बीच में, एक हुई 1950s के टाइम पे और 1969 के टाइम पे हुई किसको लेकर, भूभाग को लेकर, यानी ज़मीन वमीन को लेकर लड़ाई हो गई कि ये तुमने ज़्यादा पार्ट ले रखा है, हमें भी दो, ऐसे करके। चाइना वैसे ही भूखा है, इसी के मारे लड़ता रहता है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इन दोनों के बीच में हो गई लड़ाई, ठीक है। एक तरफ तो वहाँ पे सुपर पावर्स, दो सुपर पावर्स आपस में लड़ी जा रही है, यानी कि कोल्ड वॉर चल रही है उन दोनों के बीच में, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो किसके कंट्रोल में थी, कॉलोनियल रूल के कंट्रोल में थी, जैसे कि इंडिया भी। इंडिया के ऊपर राज कौन करता था, ब्रिटिशर्स राज करते थे, अंग्रेज। तो इंडिया जैसी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो अभी अभी जस्ट आज़ाद होकर निकली थी, ठीक है। यानी 45 में हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और हमारी जो इंडिया की अगर हम बात करें तो 47 में ही आज़ाद हुआ था, है ना, इंडिया। और ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज अभी अभी जस्ट ये जो कॉलोनियल औपनिवेशिक शासन था इससे निकली ही थी, ठीक है। तो इन कंट्रीज ने क्या करा, इन कंट्रीज ने मिलकर नाम बनाया, क्या बनाया, नाम की फुल फॉर्म है नॉन अलाइड मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो नॉन अलाइड मूवमेंट था, ये न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज थी इन्होंने मिलके बनाया, ठीक है, जो अभी नई आज़ाद हुई हैं, ठीक है। और ये क्या था, ये एक ऐसा तरीका था कि दोनों ही सुपर पावर से अलग रहना, ना ही हम यूएसए में जाके मिलेंगे, ना ही हम यूएसएसआर में जाके मिलेंगे, हम अपना अलग रहेंगे, ठीक है। हमें नहीं जाना इन दोनों में, कहीं ये भी हम पे राज करने लग जाए। तो इन लोगों को तो वैसे ही डर था क्योंकि अभी अभी आज़ाद होकर निकले थे, तो इन्होंने अपनी खुद की एक फॉर्मेशन कर लिया, नाम, ठीक है, एक संगठन बना लिया जिसकी फुल फॉर्म है नॉन अलाइड मूवमेंट, ओके। अब अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन उठता है सबके मन में कि ये जो सुपर पावर्स थी, ये इतनी ज़्यादा इनके पास पावर थी, तो इनको छोटी छोटी कंट्रीज़ की मदद लेने की क्या ज़रूरत थी, है ना, कि मतलब ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है इनको ये अपने उसमें लेने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रुपिज्म बना रहे हैं, लगे पड़े हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत थी, इनके पास तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पावर थी, स्मॉल कंट्रीज़ क्या ही दे रही थी उनको, ठीक है। सो इन्होंने इनके साथ अलाइंस इसलिए बनाई थी बिकॉज सबसे पहली चीज़, वाइटल रिसोर्सेज मिलते थे इनको, यानी कि जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज़ में रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, जैसे कि ऑयल हो गया और मिनरल्स हो गए, तेल वेल, ये सारी चीज़ें, तो ये भी चीज़ें ये लोग उन कंट्री से ले लेते थे, ठीक है। दूसरा, टेरिटरी मिलती थी, अगर बाई चांस कोई ऐसा स्मॉल स्टेट है जो यूएसएसआर के पास है, ठीक है, और वो लेकिन अलायंस किसके साथ है, उसकी यूएसए के साथ, तो यूएसए क्या कर सकता है, उसमें निगरानी बना के रख सकता है, यानी कि उसके ऊपर स्पाई कर सकता है, जासूसी कर सकता है दूसरी वाली कंट्री पे वहाँ पे से होकर, क्योंकि वो तो उसके अंडर है, ठीक है। तो टेरिटरी बहुत ज़रूरी होती थी, और वेपन्स भी छुपा सकता है वहाँ पर, रख सकता है अपने हथियार, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद इकोनॉमिक सपोर्ट, ठीक है, इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता था, क्योंकि अगर आप एक ग्रुप में हो तो आपको एक दूसरे की मदद भी करनी पड़ेगी, चाहे आप वित्तीय उसमें मामले में ले लो, यानी पैसे वैसे के मामले में, या फिर पॉलिटिक्स में, तो हर चीज़ में ये लोग आपस में हेल्प भी करते थे। इसलिए इन्होंने क्या कर रखा था, छोटी छोटी कंट्रीज़ को ये लोग अपने ग्रुप में लेने की कोशिश कर रहे थे, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। और इसी के लिए इन दो सुपर पावर्स को छोटी छोटी कंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है। सो ये ऐसे आ सकता है सीयूईटी में कि वाई, मतलब ऐसे ही अलग से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कि सुपर पावर्स वाई नीड सपोर्ट ऑफ स्मॉल कंट्रीज, सो फिर वो ऑप्शन दे देंगे 3-4, ठीक है। अब उन 3-4 ऑप्शंस में से वो बोलेंगे कि इसमें से या तो आप गलत बताओ कोई एक, या फिर आप कोई सही बताओ। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से सुपर पावर्स ने क्या कर रखा था, सपोर्ट ले रखा था छोटी कंट्रीज़ का। एक तो रिसोर्सेज के लिए, संसाधनों के लिए, जैसे ऑयल एंड मिनरल्स। दूसरा, टेरिटरी, मतलब उनको एक ज़मीन मिल जाती थी जहाँ पे वो क्या कर सकते थे, अपने वेपन्स लॉन्च कर सकते थे, बना सकते थे, और ठीक है, और वहाँ से छोड़ भी सकते थे, ठीक है। उसके बाद एक लोकेशन मिल जाती थी एक अच्छा खासी, जिसमें से वो जासूसी कर सकते थे। एंड उसके बाद फोर्थ क्या था, इकोनॉमिक सपोर्ट, आर्थिक तरीके से वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे, ठीक है।
और बाकी जो मिलिट्री में भी खर्चा है वो भी वो आपस में कर लेते थे, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे वाई सुपर पावर्स नीड सपोर्ट ऑफ स्मॉल कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, कि क्या एरेनाज थे, क्या एरियाज थे कोल्ड वॉर के, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें कोल्ड वॉर के अंडर एरिया में आई, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, ठीक है, यानी कि जो क्यूबा था वो इनका एक शिकार हो गया, हम कह सकते हैं, कोल्ड वॉर का, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई कोरिया में, बर्लिन में और कोंगो में। ये याद रखना है आपको, कोरिया, बर्लिन और कोंगो, यानी कि बड़ी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ नहीं हुई थी, छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी हो रही थी, डायरेक्ट वॉर्स हो रही थी, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं चल रही थी, कहीं कहीं पर लड़ाइयाँ भी हो रही थी वैसी वाली। बस ये था कि बड़ी लड़ाई नहीं हुई, जैसे वर्ल्ड वॉर टाइप की चीज़ें नहीं हुई, न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंकना और ये सब चीज़ें नहीं हुई थी, ठीक है। तो कोरिया में लड़ाई हुई थी 1950-53 में, बर्लिन में हुई थी 1958-62 में, एंड कोंगो में हुई थी अर्ली 1960s में। अगर ये देखो, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे CUET में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी आते हैं कि आप ये कब हुआ, तो लाइन वाइज लगाना होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले कहाँ पर हुई, हमारी कोरिया में, ठीक है। कोरिया में कब हुई, 1950-53 में। उसके बाद आप सीधे आ जाओ कोंगो पे, ठीक है। कोंगो में हुई थी शुरुआती जो 1960s का टाइम चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। और फिर हम कह सकते हैं बर्लिन में हुई थी 1958, या फिर हम लाइन से भी लिख सकते हैं कोरिया में, उसके बाद बर्लिन एंड फिर कोंगो, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस हुए थे। अब ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या करा, हमारे जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है, इन्होंने बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले करा किनके बीच में, दो कोरियाज के बीच में जो लड़ाई हो रही थी उसको सुलझाने में, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन टू कोरियाज, तो उसमें आएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और अगर हम बात करें कोंगो वाली क्राइसिस की, जो कोंगो में हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं बिचौले का जो रोल था, यानी मीडिएटरी रोल जो जिसने प्ले करा था, वो था हमारा UN सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। UN क्या होता है, यूनाइटेड नेशन, जो सबके लिए, पूरे विश्व के लिए एक नेशन बना, मतलब यूनाइटेड नेशन एक संगठन बना हुआ है, ठीक है। वहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा कोंगो क्राइसिस में, ठीक है, उसको सुलझाने में, ताकि ये लड़ाई ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। और जो कोरिया वाला था उसमें किसने रोल प्ले करा, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। सो दिस वॉज द एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। ओके, इसके बाद और क्या चीज़ हो रही थी, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ जो थी वो भी थोपी जा रही थी दूसरी कंट्रीज़ पे, ठीक है। तो 1960 से ये सिलसिला शुरू हुआ, साइन हुई 3 ट्रीटीज़, ठीक है। एक थी हमारी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी LTBT, दूसरी थी हमारी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT, ठीक है, एंड तीसरी थी हमारी ABMT, यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन या फिर हम थोड़ा कह सकते हैं डिफाइन में पढ़ेंगे लास्ट में, जब हम थोड़ा ये सारा का सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक अलग से टॉपिक हम इस पर पढ़ेंगे, ठीक है, कि LTBT क्या थी, NBT क्या थी और ABMT क्या थी। तो इनकी फुल फॉर्म आ सकती है, सो हमें ये चीज़ याद रखनी, ठीक है। तो इनके बीच में साइंस करना शुरू हो गया था 1960s के बाद इन ट्रीटी को लेकर, ठीक है, कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते, या मतलब न्यूक्लियर से रिलेटेड ही ट्रीटी थी सारी की सारी, बॉम्ब से। वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारी फर्स्ट समिट थी नाम की, वो कब हुई थी, बेलग्रेड में हुई थी 1961 में। ये भी आ सकता है कि कहाँ हुई थी, तो बेलग्रेड में हुई थी, और कब हुई थी, 1961 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट समिट थी उसमें टोटल कितने मेंबर्स ने अटेंड करी थी, तो 25 मेंबर स्टेट थे जिन्होंने हमारी फर्स्ट समिट जो थी नाम की उसको अटेंड करा, ठीक है। 17th समिट, हमारी ये जो 17th समिट है ये उसमें दे रखी है NCERT बुक में, मेरे पास पुरानी वाली बुक है, ठीक है, तो मैंने उसमें से देख के बनाई है, ठीक है। सो 17th समिट के बारे में एक तो बता रखा है, जो कहाँ हुई थी, वेनेजुला में हुई थी, ठीक है, और कब हुई थी, 2016 में हुई थी, अभी अभी, ठीक है। इसमें टोटल 120 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट करा था और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ थी, ठीक है, जिन्होंने इसको ऑब्जर्व करा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो ये नाम है इसकी 2 चीज़ें हैं, ठीक है। हम ये तो नहीं बता सकते कि नाम किस चीज़ से रिलेटेड है, बल्कि हम ये बता सकते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये आइसोलेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आइसोलेशन होता है कि दुनिया से दूर रहना, तो हम ऐसा नाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही दुनिया से दूर हो गया है और किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा या कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आइसोलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है नाम में। और दूसरी चीज़, इसकी आइडियोलॉजी जो है वो न्यूट्रलिटी भी बिल्कुल भी नहीं है, कि लड़ाई से भी दूर रहना। ऐसा भी नहीं है कि जो नाम है वो इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलता, USA और USSR के बीच में कहीं कहीं पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर नाम जो है वो अपनी राय देता है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी या फिर कितने कोई भी मेंबर हो सकते हैं जो उस पर राय दे सकते हैं अपनी, और सुलझाने की भी कोशिश करते हैं। ये भी चाहते हैं कि शीत युद्ध खत्म हो जाए, ठीक है, मतलब चाहते थे, अब तो वैसे खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अपनी राय भी दिया करते थे। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं थी नाम की, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता नाम, ना तो ये आइसोलेटेड है एक
मतलब आइसोलेटेड भी नहीं है, यानी कि दुनिया से दूर रहने वाली कंट्री नहीं कि अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेना, किससे कुछ बोलना नहीं, दूसरी कंट्री से वास्ता ही नहीं रखना, तो ऐसा चक्कर बिल्कुल भी नहीं था नाम के साथ। और दूसरा न्यूट्रलिटी जो जिसे हम बोलते हैं, लड़ाई से दूर रहना, ये भी सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि व्हाट इज़ नॉट द नाम अबाउट। ठीक है, नाम किस चीज़ से रिलेटेड नहीं था, तो ना तो आइसोलेशन थी वहाँ पर, मतलब इसमें बिल्कुल भी आइसोलेशन का भी सिस्टम नहीं था और न्यूट्रलिटी का भी सिस्टम नहीं था। ठीक है, नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बनता है इसमें से क्वेश्चन, वो है 18 समिट की। अगर हम बात करें करंट अगर समिट आ गई तो वो आएगी आपकी 18 समिट। ठीक है, तो 18 समिट अभी अभी हुई है 2019 में, और कहाँ पर हुई है, अजरबैजान में हुई है, इस कंट्री में हुई है। ठीक है, और कब हुई है, 2019 में। और 19 समिट की अभी बात चल रही है जो 2022 में मतलब होने वाली थी, या फिर हो गई होगी अभी तक, तो अभी तो 2023 चल रहा है। हाँ, तो 19 समिट जो है वो 2022 में हुई है, जो कि कहाँ पर हुई थी, युगांडा में। ठीक है, तो ये कुछ हैं जो आपको याद रखनी है। लेटेस्ट अगर पूछ लिया जाए, जैसे 19 समिट पूछ रहे हैं, तो आप लिखोगे 2020 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, युगांडा में हुई थी। आप ऑप्शंस देख के भी पहचान सकते हो इसको तो। ठीक है, और 18 समिट जो थी वो कहाँ पर हुई थी, अजरबैजान में हुई थी, 2019 में हुई थी। एंड फर्स्ट समिट तो आपको याद ही रखना है, बेलग्रेड। वैसा ज़्यादातर फर्स्ट समिट के बारे में पूछते हैं कि व्हेन वाज द फर्स्ट नाम समिट हैज़ हैपेंड। ठीक है, तो बेलग्रेड 1961। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये एक फुल फॉर्म भी है किसकी, NIEO की। ठीक है, अगर पूछ ले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIEO, सो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, ओ की ऑर्डर की जगह ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हो, तो आपको ऑर्डर याद रखना है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, सो अब क्या हुआ था, जब हमारी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, या फिर उससे पहले की अगर हम बात करें, तो बहुत सारी कंट्रीज कॉलोनियल रूल के अंडर थी। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हम ब्रिटिशर्स के राज में चलते थे। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी जो कंट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, लीस्ट डेवलप्ड थी, यानी कि अभी हमारी कंट्रीज़ में विकास हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो हमारी जैसी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिनको बोला जाता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, यानी सबसे कम विकसित देश। ठीक है, तो अगर LDC की भी फुल फॉर्म पूछ लेगी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LDC, तो L से लीस्ट, D से डेवलप्ड और C से कंट्रीज़। ठीक है, आप ऑप्शंस देख के भी बहुत आराम से पता कर लोगे। ठीक है, तो ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी जहाँ पर विकास नहीं हुआ था, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें थी, एक तो इकोनॉमी बड़ी कम थी, यानी इकोनॉमी बहुत ही डूबी हुई थी एक तरीके से हम कह सकते हैं। और जो पॉवर्टी थी, यानी निर्धनता, गरीबी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, यानी सारे के सारे भूखमरे पड़े हैं, कोई किसी के पास कुछ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिल रही थी। और इकोनॉमी क्या तो ऐसे हो रखी थी, बिल्कुल ही ठस्से में चल रही थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एक चीज़ लॉन्च करी गई, UNCTAD। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, UN मतलब यूनाइटेड नेशन। ठीक है, C से कॉन्फ्रेंस, T से ट्रेड, A से ट्रेड एंड A से एंड D से डेवलपमेंट। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने क्या करा, रिपोर्ट दी 1972 में। पूछ सकते हैं कि इन्होंने कब रिपोर्ट दी थी, तो 1972 में इनकी रिपोर्ट आई थी, किससे रिलेटेड, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसमें कुछ चीज़ें थी कि मतलब 3-4 ऐसे पॉइंट्स थे इनके लिए, LDCs के लिए, कि इनको क्या करना है, इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इनके पास रहने की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, और भी 2-3 चीज़ें थी। ठीक है, सो CUT के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल तो इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है हमें। ये रिपोर्ट कब दी थी इन्होंने, 1972 में दी थी। किस चीज़ पे दी थी, टूवर्ड्स अ नई ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड दी थी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, टॉपिक आता है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, कि इंडिया का क्या चक्कर चल रहा था कोल्ड वॉर के साथ। ठीक है, मतलब कि उस टाइम पे इंडिया के साथ क्या रिलेशंस थे कोल्ड वॉर की। सो इंडिया जो थी, इंडिया क्या था, लीडर था नाम का। अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट हु इज़ द लीडर ऑफ द नाम का लीडर कौन था। ठीक है, नॉन अलाइड मूवमेंट का, सो इंडिया ही आएगा उसका आंसर भी। ठीक है, तो इंडिया का क्या था, मतलब एक ये चीज़ थी कि 2 फोल्ड रिस्पॉन्स था कोल्ड वॉर को लेकर। ठीक है, यानी कि 2 तरीके की चीज़ें थी शीत युद्ध को लेकर इंडिया का। पहली चीज़ तो कि इससे दूर रहना है हमें, ना तो USA में जाके मिलना है, ना ही हमें USSR में जाके मिलना है, हमें इन दोनों से ही अलग रहना है, हम किसी के भी ग्रुप अलायंस में नहीं आना चाहते। तो पहला फंडा तो हमारा ये था इंडिया का। ठीक है, दूसरा था कि रेज वॉइस अगेंस्ट न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री। जितनी भी अभी अभी आज़ाद हुई कंट्रीज़ हैं, जो अभी अभी किसी ना किसी दूसरी कोलोनाइज्ड औपनिवेशी कंट्रीज़ के चंगुल से निकली हैं, उन कंट्रीज़ को क्या करना, पार्ट बनाना नाम का। ठीक है, यानी कि इनको भी ना जाने देना कि आप भी मत जाओ USA और USSR में, हम अपना अलग से सिस्टम खड़ा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो 2 चीज़ थी वो चल रही थी इंडिया की। ठीक है, अगर आ जाए वो कि कितने फोल्ड थे रिस्पॉन्स थे कोल्ड वॉर के ऊपर इंडिया के, तो 2 थे। ठीक है, उसके बाद जो इंडिया था, अब ये देखो, इंडिया जो था ये बहुत चालाकी से चल रहा था उस टाइम पे। इंडिया जो नाम थी, इसको बनाने के पीछे इंडिया के खुद के इंटरेस्ट भी थे। ठीक है, यानी अपने फ़ायदे थे इसके खुद के पॉजिटिव्स।
ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो क्या था, टेक इंटरनेशनल स्टैंड्स एंड डिसीजंस दैट सर्व इट इंटरेस्ट। तो इंडिया के पास एक तरीके से क्या हो गया था, नाम की वजह से अपने एक तो स्टैंड लेता था ये अच्छे खासे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फुल स्टैंड ले रहा है हर जगह पे, हर किसी मुद्दे पर बोल रहा है कि, और अपने डिसीजंस के बारे में भी बता रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इंडिया निकल कर आया अच्छा खासा एक कंट्री, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी, एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट अदर। इफ़ इंडिया फील्स इग्नोर्ड और प्रेशराइज कैन टिल्ट टूवर्ड अदर सुपर पावर, ठीक है। मतलब आप इंडिया को दबा नहीं सकते। दूसरी चीज़ क्या थी, अगर कोई एक कंट्री इंडिया से ज़्यादा बकवास मार रही है, ठीक है, कि भाई हमें दबाने की कोशिश करिए, तो इंडिया क्या करेगा, दूसरी वाली सुपर पावर में जाके बोलेगा, ठीक है, मतलब उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा अपना झुकाव रख लेगा। तो इस तरीके से क्या करता था, चालाकबाजियाँ करता था इंडिया, ठीक है। तो एक अगर उसको कुछ बोल रहा है तो वो दूसरे के पास चला जाता था, दूसरा कुछ बोल रहा है तो तीसरे के पास चला जाता, मतलब पहले वाले के पास चला जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से वो दोनों में मिलता भी नहीं था और दोनों में भिड़ंत भी करवा देता था, ठीक है, और अपना बच के निकल जाता था, ठीक है, पतली गली से। सो ये सिस्टम चल रहा था इंडिया का। तो मेन चीज़ क्या थी कि आप इंडिया को नहीं दबा सकते थे, और इंडिया एक तरीके से क्या चल रहा था, तेज़ चल रहा था, और एक नई सुपर कंट्री निकल कर भी हम कह सकते हैं आ रहा था, ठीक है, धीरे धीरे। अब ये जो चालाकियाँ थी इंडिया की, इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने बोला भी है बहुत कुछ, ठीक है, नाम से रिलेटेड जो ये अपना इंटरेस्ट लिए जा रहा था। तो पहली चीज़ तो क्या बोली क्रिटिक्स ने, क्रिटिक्स होते हैं जो कमेंटबाजियाँ करते हैं ना, कि गलतियाँ निकालते हैं हर चीज़ में, कमियाँ। तो ये बोलते थे कि जो इंडिया है वो बड़ा चालाक मतलब चल रहा है, और इसने खुद ने ही सबको बोला हुआ है कि आप लोग दोनों उससे कंट्रीज से दूर रहो, ना ही आप यूएसएसआर में जाके मिलो, ना ही आप यूएसए में जाके मिलो। और खुद इतनी चालाकबाजियाँ करके क्या कर रही है, खुद ही उनसे फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि जो इंडिया है उसने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन करी हुई थी यूएसएसआर के साथ अगस्त 1971 में। अगस्त 1971 में क्यों करी थी, अगर क्वेश्चन आए, सो 1971 में क्या हुआ था, हमें याद होगा, बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था, यानी कि बांग्लादेश जो देश है वो अलग से निकल कर आया था, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश बन गया था ना, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, जो पाकिस्तान से ये अलग हो गए, बांग्लादेश इन्होंने अपना देश बना लिया था, ठीक है, जिसमें इंडिया को किसकी हेल्प चाहिए थी, सोवियत यूनियन की हेल्प चाहिए थी। इसलिए इन्होंने क्या करी, 20 साल की ट्रीटी साइन करी, संधि साइन करी दोस्ती की, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि कब साइन करी, सो अगस्त 1971 में साइन करी थी, और कितने साल की थी ये, 20 साल की थी, ठीक है। सो इस चीज़ पे लोगों ने सवाल उठाए कि खुद तो ये बोल रहे हैं कि दोनों से अलग लो, और खुद ये जाके उनके साथ क्या कर रहा है, फ्रेंडशिप बना रहा है, दोस्ती बना रहा है। तो एक तरीके से तो यही हो ना कि आपका झुकाव ज़्यादा उनकी तरफ है, यूएसएसआर की तरफ, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बोल रहे थे कि जो इंडिया है वो अपनी इन्फ्लुएंस के अनुसार, अपनी जिसे बोलते हैं अपने अनुसार लोग चीज़ों पर स्टैंड लेता है। सेम चीज़ पर ये लोग, जो इंडिया है वो यूएसएसआर को बोलता है और यूएसए को नहीं बोलता है, सॉरी यूएसएसआर को नहीं बोलता है, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो थी वो चल रही थी इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये जस्ट लगभग खत्म हो ही चुका है। ये लास्ट में जो एनसीईआरटी में एक डब्बा सा दे रखा है, ठीक है, उसमें आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ के बारे में बता रखा है कि आप लोग हथियार नहीं बना सकते। उसके ऊपर एक ट्रीटीज़ बनाई गई थी बहुत सारी, ठीक है। एलटीबीटी अभी हम पढ़ के आए हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी में इसमें क्या था, बैन कर दिया था न्यूक्लियर टेस्ट इन एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर, कि आप जो न्यूक्लियर टेस्ट है, यानी कि परमाणु हथियारों को आप टेस्ट नहीं कर सकते, ना तो आप हवा में टेस्ट कर सकते हो, ना ही आप आउटर स्पेस में टेस्ट कर सकते हो कि आप अंतरिक्ष में जाके उसका टेस्ट कर रहे हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल है ये मेरा न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। तो आप ये भी नहीं कर सकते, और ना ही अंडर वाटर में भी आप टेस्ट नहीं कर सकते। आपने वीडियोस भी देखी होगी, जैसे कि पानी में आप टेस्ट करते हो न्यूक्लियर बॉम्ब को, कितनी इसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। सो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। इस पर बैन लगा दिया गया था एलटीबीटी को वो करके, ठीक है, इम्पोज करके। सो एलटीबीटी क्या है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके ऊपर क्या होता है कि आप एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर में, पानी के नीचे आप क्या कर सकते हो, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बैन कर दिया था। और ये किन के बीच में साइन हुई थी, यूएस के बीच में, यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं, और यूएसएसआर के बीच में साइन हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, मॉस्को में हुई थी। कब हुई थी, 5 अगस्त 1963 में हुई थी, ठीक है। और इस टाइम तो साइन हुई और फोर्स में कब हुई, यानी कि लागू हुई थी 10 अक्टूबर 1963 को। इसमें कुछ डेट्स हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आप पीछे करके वापस से भी देख सकते हो, ठीक है, कि कब हुआ था। आपको इसको 2-3 बार कम से कम रिवाइज करना पड़ेगा कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसके बीच में हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है। सो मेन चीज़ें याद रखनी है, क्या चीज़ थी ये एटमॉस्फेयर, इसमें आपके पास बैन है, आप नहीं कर सकते न्यूक्लियर टेस्ट। कहाँ पर हुई थी, मॉस्को में हुई थी। किन के बीच में हुई थी, यूएस, यूके और यूएसएसआर के बीच में हुई थी। कब हुई थी साइन, 5 अगस्त 1963 में, एंड केम इनटू इफेक्ट इन 10 अक्टूबर 1963, ओके।
दूसरी जो हमारी ट्रीटी थी वो थी NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें क्या हुआ था, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो जितने भी थे, ठीक है, सिर्फ वही न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। और इसमें क्या चीज़ थी, 1 जनवरी 1967 से पहले जितने भी कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए वो तो ठीक है, ओके है, डन, ठीक है, आप अपने पास रख सकते हो। लेकिन इसके बाद जितने ने जो भी बनाएंगे आप नहीं बना सकते, ठीक है। 1 जनवरी 1967 के बाद जितने भी कंट्रीज़ ने अगर बनाए हैं तो वो आप नहीं रख सकते, उन पर बैन लगा दिया और कोई और बना ही नहीं सकता। जिस ट्रीटी का विरोध किसने किया था, इंडिया ने करा था। अब ये जो ट्रीटी थी मेनली 5 न्यूक्लियर स्टेट्स ने ही इम्पोज करी थी, US, USSR, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। क्यों करी थी, क्योंकि ये जो पांचों थे ये इतने चालाक थे, इनकी तो बन चुके थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है। तो अब ये चाहते थे कि कोई और कंट्री बनाए ना और हम ही एक उसमें रहें, ठीक है, डोमिनेंट पावर में रहे। तो ये एक तरीके से भेदभाव हो गया था दूसरी कंट्रीज़ के साथ, इस वजह से इंडिया ने भी इस ट्रीटी का सपोर्ट नहीं करा था, ठीक है। ये साइन कब करी गई थी, 1 जुलाई 1968 में, ठीक है, याद रखना है। कहाँ पर हुई थी, वॉशिंगटन, लंदन में, मॉस्को में, ठीक है। और फोर्स में कब आई थी, 5 मार्च 1970 में, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी इसको बढ़ा दिया गया था 1995 में, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड ट्रीटी थी वो थी हमारी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। SALT 1 जिसे हम बोलते हैं, S से स्ट्रेटेजिक, A से आर्म्स, L से लिमिटेशन और T से ट्रीटी, सॉरी ट्रीटी नहीं, टॉक्स, ठीक है, बातें करना, ठीक है। तो ये जो बातें थी ये शुरू हुई थी हमारी नवंबर 1969 में, ठीक है। इसमें ये बातें किसने शुरू करी थी, सोवियत लीडर और US प्रेसिडेंट के बीच में हुई थी, ठीक है। उस टाइम पे सोवियत लीडर थे लियोनिड ब्रेजनेव, ठीक है, और US प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे हमारे रिचर्ड निक्सन, ठीक है। इन दोनों ने साइन करी थी, कहाँ पर करी थी, मॉस्को में करी थी, ठीक है। और इसमें क्या था, एंटी बैलिस्टिक ये जो मिसाइल्स हैं इसको आप नहीं बना सकते, ठीक है। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिसाइल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं, ठीक है। तो इनको आप नहीं बना सकते। ये कब इम्पोज करी गई थी, 3 अक्टूबर 1972 में, ओके। इसके बाद आई SALT 2, ठीक है, वही सेम ही इसकी फुल फॉर्म है, स्ट्रेटेजी कुछ करके जो एशियाटिक करके कुछ थी, ठीक है। तो वही फुल फॉर्म है और सेकंड थी ये। तो ये सेकंड राउंड इसका शुरू हुआ था नवंबर 1972 में, ठीक है। ये किन किन के बीच में हुई थी, US प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर था उस टाइम पे, और सोवियत का जो लीडर था वो था लियोनिड ब्रेजनेव। अब आप देख रहे हो कि ये जो 2 सुपर पावर्स थी जो अभी तक भिड़ंत कर रही थी, अलग ही लगी पड़ी थी, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में आ गए हैं और साइनें कर रहे हैं ट्रीटीज़ की, ठीक है। तो US प्रेसिडेंट उस टाइम पे जिम्मी कार्टर थे, सोवियत लीडर थे लियोनिड ब्रेजनेव, ठीक है। इन दोनों ने साइन करी थी, कहाँ पर करी थी, वीना में साइन करी थी, और कब करी थी, 18 जून 1979 में करी थी, ठीक है। बस ख़त्म होने वाले ही चैप्टर। उसके बाद हमारी एक अलग ट्रीटी थी वो थी START 1, ठीक है। START 1 जो थी, USSR का जो प्रेसिडेंट मतलब वो था, लीडर था उस टाइम पे वो था मिखाइल गॉर्बेच, और US का प्रेसिडेंट था जॉर्ज बुश, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये साइन हुई थी, और कब हुई थी, 31 जुलाई 1991 में, एंड कहाँ पर हुई थी, मॉस्को में हुई थी, ओके। इसके बाद आती है हमारी START 2, इनकी ये जो फुल फॉर्म है ये क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, वो टॉक्स थी SALT वाली, ये ट्रीटी है, ठीक है। सेकंड हुई हमारी, रशियन प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे बोरिस येल्सिन, क्योंकि अब सोवियत यूनियन ख़त्म हो चुका था, USSR ख़त्म हो चुका था, डिसइंटीग्रेट हो चुका था, ठीक है। तो अब रशिया था उसकी जगह पर, ठीक है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्सिन, और ये कहाँ पर हुई थी, मॉस्को में हुई थी। कब हुई थी, 3 जून 1993 में, ठीक है। और US प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, ठीक है, मतलब इसमें भी जॉर्ज बुश ही थे और इसमें भी जॉर्ज बुश ही थे। अब एक थोड़ा सा एक्स्ट्राज में आता है, ये MCQs जब आप करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा। जो हमने अभी सेंटो पढ़ा था ना, जो किसकी अलाइंस थी, USA के अंडर ही आती थी, नाटो, सेंटो एंड और एक ये जो एस से था, SEN टोबी। तो सेंटो को असलियत में क्या बोला जाता है, ओरिजिनली इसको बोला जाता है बगदाद पैक्ट, ठीक है। क्या बोला जाता है, बगदाद पैक्ट, बगदाद संधि, ठीक है, याद रखने। सो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक इट सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है हमारा चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी, यानी कि जो 2 ध्रुवीयता था चल रही, ठीक है, मतलब जो 2 सुपर पावर्स का इतना इन्फ्लुएंस चल रहा था पूरे दुनिया पे, इसमें चैलेंजेस क्या क्या थे, ठीक है, इनको लेकर। तो सबसे पहली चीज़ तो नाम बना था हमारा, हमने अभी पढ़ा कि जो
अभी अभी जस्ट आज़ाद होकर निकली थी कंट्रीज़, उन्होंने क्या बना लिया, अपना एक अलग ही नाम बना लिया, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, कि हमें किसी में भी नहीं मिलना है, ना हमें यूएसए में जाके मिलना है और ना ही हमें यूएसएसआर में जाके मिलना है, ठीक है। तो ऑफर न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री ऑफ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ठीक है, कि जो नाम था वो क्या करता था, एशिया की कंट्रीज़ को, अफ्रीका की कंट्रीज़ को और लेटिन अमेरिका की कंट्रीज़ को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था कि आपके पास थर्ड ऑप्शन भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप यूएसए और यूएसएसआर में जाके मिल जाओ, आपके पास थर्ड ऑप्शन है कि आप इन दोनों में से किसी में भी मत मिलो और नाम के मेंबर बन जाओ, ठीक है, किसके मेंबर बन जाओ, नाम के। अब अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 5 फाउंडिंग मेंबर्स बताओ नाम के, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नाम जो था ये 5 लोगों ने मिलकर बनाया था, ठीक है, 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। इसके सबसे पहले आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। इंडिया हमारा जो था ये नाम का एक बहुत बड़ा सपोर्टर था, ठीक है, मेंबर था नाम का, ठीक है। और हमारे इंडिया से कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जोसेफ ब्रोज टीटो जो थे ये यूगोस्लाविया के थे। ये आ सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं कि आप मैच करो कौन किसका था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू तो हमें सबको याद ही है कि इंडिया के थे। उसके बाद जोसेफ ब्रोज टीटो को हम याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 बार ओ आ गया, जोसेफ में भी ओ आ रहा है, ब्रोज में भी ओ आ रहा है और टीटो में भी ओ आ रहा है। तो ये जो थे ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, यूगोस्लाविया से, यूगो में भी ओ आ रहा है, तो आप ओ करके याद कर सकते हो कि ये सारे इसमें हैं, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे कोई रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है इतना, जस्ट आप ऐसे हिंट में याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा गैमल अब्दुल नासिर, ये थे हमारे इजिप्ट के, ठीक है, गैमल अब्दुल नासिर। तो इनको भी आप कुछ हिंट विंट लेके याद कर सकते हो। हमें जवाहरलाल नेहरू याद हो गए, इंडिया के थे। जोसेफ ब्रोज टीटो जो थे ओ आ रहा है, इसलिए यूगोस्लाविया से हमने याद कर लिया, ठीक है। और तीसरे थे हमारे गैमल अब्दुल नासिर जो इजिप्ट के थे। अब इनकी अगर हम बात करें इन तीनों की, तो ये तीनों के अंदर ना, मतलब इन तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, ठीक है। और इनकी मिलाप भी हुआ था, ठीक है, मिलन भी हुआ था, कब, 1956 में, जब इन्होंने इसके बारे में बात करी थी नाम के लिए कि हमें ऐसा कुछ संगठन बनाना चाहिए, नहीं ना तो हम जिससे यूएसए में जाके मिले और ना ही हम यूएसएसआर में जाके मिले, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो मेंबर थे इसके वो थे इंडोनेशिया के सुकार्नो, ठीक है। इंडोनेशिया के कौन थे, सुकार्नो। इसमें सिर्फ ओ एक बार आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे करके इसमें भी ओ वाला फंडा लगा सकते हो, मतलब। और है भी ये थोड़े वर्ड में भी ऐसे लग रहा है कि दोनों में सेम ही वर्ड है, INDO, 4 5 6 7 8 9 करके, एंड 1 2 3 4 5 6 7 9 ऐसे, मतलब एक ही टाइप के वर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ मेंबर जो थे वो थे घना के हमारे क्वामी एन क्रुखमा कुछ करके, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या थे, हमारे सपोर्टर थे नाम के। सो हमारे 5 फाउंडिंग मेंबर्स ये थे, जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो, गैमल अब्दुल नासिर और सुकार्नो और क्वामे एन रुखमा, ओके।